नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए फोर्थ सेमेस्टर भूगोल का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गन्ना मूलतः किस देश का पौधा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि गन्ना मूलतः भारत का पौधा है। इसकी जन्मभूमि जो है भारत है। अगला प्रश्न है, वान थ्यूनियन का कृषि भूमि उपयोग गहनता मॉडल आधारित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाजार से दूरी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जिस कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों सम्मिलित हों वह खेती कहलाती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रित कृषि, क्योंकि मिश्रित कृषि में फसल का उत्पादन भी होता है और पशुपालन भी होता है, यानी फसल का उत्पादन पशुपालन दोनों साथ साथ होते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण के स्थान पर कृषि क्षेत्र का चक्रण निम्न में से किसकी विशेषता है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानांतरणशील कृषि की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मैनचेस्टर यूके नगर किसके लिए विख्यात है? यानी मैनचेस्टर नगर जो यूके में स्थित है किसके लिए विख्यात है? तो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला घटक कौन था? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा, उदारवादी नीतियां, तीनों जो है भारत में वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, खनन कौन सी आर्थिक क्रिया है? यानी खनन किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र। खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया में आती है। लोहा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन, क्योंकि लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख कहाँ कहा जाता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेशिया में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। चीन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, महोगनी तथा एबोनी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में महोगनी और एबोनी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का बृहद झील प्रदेश किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह अयस्क। इन लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्रिवाय रोग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, यानी किस देश में स्थित है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूक्रेन, क्योंकि क्रिवाय रोग जो है यूक्रेन में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्री मत्स्य, क्योंकि ग्रांड बैंक जो है समुद्री मत्स्य का उत्पादक क्षेत्र है जो समुद्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन नहीं है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है नव्यकरणीय संसाधन नहीं है। बाकी जल, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तीनों जो है नवीकरणीय संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किससे संबंधित है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीयक क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंकिंग। बैंकिंग जो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है, वो द्वितीयक यानी तृतीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग जो है एक सेवा है, सेवा प्रदान किया जा रहा है, तो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, यानी सेवा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। आपका सही हो जाएगा, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कृषि प्रारूप है जो पश्चिमी यूरोप में प्रचलित नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सघन जीवन निर्वाह कृषि पश्चिमी यूरोप में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व के कृषि प्रदेशों के विभाजन का पहला वैज्ञानिक प्रयास किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्यूटलसी के द्वारा किया गया था, और यह प्रयास 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न है, ह्यूटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है?
तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है, यानी आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग जो है आधुनिक युग में आधारभूत उद्योग है। अगला प्रश्न है, कपास की कृषि हेतु कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहां से कहां तक जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहां से कहां तक जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 164 हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 1995 को आया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख बंदरगाह है? तो ए ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा, मुंबई भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य सागर, लाल सागर, यानी सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्र। सुएज नहर जो है मिस्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक लंबा व्यापारिक मार्ग है? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय मार्ग सबसे अधिक लंबा व्यापारिक मार्ग है यह। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा केंद्र सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपानगर, क्योंकि नेपानगर जो है अखबार बनाने वाले कागज के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अल्फ्रेड वेबर किस देश के निवासी थे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी, क्योंकि वेबर जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, चीन का सर्वप्रथम इस्पात केंद्र निम्न में से कौन सा है? सी सही हो जाएगा, अंसान। अंसान जो है चीन का सर्वप्रथम इस्पात केंद्र है, यानी पहला इस्पात केंद्र है चीन का वह। अगला प्रश्न है, स्पैरोज पॉइंट विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक प्लांट निम्न में से कहां स्थित है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसए में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अल्फ्रेड वेबर ने अपने सिद्धांत में प्राथमिकता दी है, यानी किसको प्राथमिकता दी है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन मूल्य को प्राथमिकता उन्होंने दी है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ? आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ? तो वाणिज्यिक भूगोल के रूप में हुआ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 40 नंबर प्रश्न है, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंडशाफ्ट से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, चावल उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो आपका यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी मानसूनी प्रदेश है, यानी चावल उत्पादन के लिए मानसूनी प्रदेश जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न दोस्तों साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आपको प्रश्न बता देते हैं। यहाँ प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिरमैन का कथन है यह, संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण का उपाय क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्पों का उपयोग, पुनर्चक्रण और सीमित प्रयोग, तीनों जो है संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि कैसा संसाधन है? कृषि योग्य भूमि कैसा संसाधन है? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य सुलभ संसाधन है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि जो है सामान्य रूप से सुलभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखी वन ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? यानी विषुवत रेखी वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्वास के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है? यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि कच्चा सामग्री, शक्ति के साधन, बाजार एवं श्रम, पूंजी एवं परिवहन सभी जो है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन, क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन होता है, लेकिन कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत, क्योंकि चीनी सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक अवस्थित का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फ्रेड वेबर ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं, बराबर परिवहन लागत के बिंदु पथ को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्लीथ, यानी डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा जलमार्ग यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइन जलमार्ग, राइन जलमार्ग को यूरोप का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वित किया जाता है तब इसे कहा जाता है, तब इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में तीनों शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, डी विट्सली ने विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में कब वर्गीकृत किया था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1936 में वर्गीकृत किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, संसाधनों का संरक्षण मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसाधन खत्म होने वाले हैं, संसाधन खत्म होने वाले हैं इसलिए इनका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने अपना सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 का सी, यानी 1826 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वान थ्यूनेन का सिद्धांत कितनी मान्यताओं पर आधारित है? 6 मान्यताओं पर आधारित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, किस देश में धरातल के अधिकतम भाग पर कृषि की जाती है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत, क्योंकि भारत के अधिकतम भागों पर कृषि की जाती है। 61 नंबर प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रकाशित किया था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1909 में प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते हैं और 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का हानिकारक प्रभाव है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बढ़ती असमानता, असंतुलित व्यापार और पर्यावरणीय हानि तीनों जो है वैश्वीकरण का हानिकारक प्रभाव है। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1991 में लागू की गई थी। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव कौन सा है? 64 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सस्ती एवं बेहतर सेवाएं, तकनीकी एवं नवाचार का प्रसार और नए बाजारों तक पहुंच सभी जो है विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव कौन सा है? यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा 65 का, यानी विदेशी व्यापार में वृद्धि, विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तीनों जो है भारत पर प्रभाव पड़े हैं, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो तीनों आसियान के सदस्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य है? तो तीनों जो है नाफ्टा के सदस्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो यहाँ भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा,
क्योंकि तेल की कीमतों का नियंत्रण करने के लिए, तेल के उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए और तेल उत्पादक देशों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ओपेक का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य हैं, यानी इसका क्या उद्देश्य है, तो यहाँ भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को प्रोत्साहन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन इसके साथ साथ जो है विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो और जीवन की गुणवत्ता को उच्च हो, ये भी इसका उद्देश्य है WTO का। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किन दो शहरों के बीच कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का विस्तार है? 70 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हैलिफैक्स एवं वैंकूवर के मध्य इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर निम्न में से किन महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है निम्न में से? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा परिवहन का साधन सर्वाधिक सार्वभौम है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो सर्वाधिक सार्वभौम परिवहन जो है सड़क परिवहन है। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन लागत के द्वारा मुख्य रूप से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग सामान्यतः अवस्थित होता है, तो कच्चे माल के स्रोत के पास अवस्थित होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 75 नंबर, औद्योगिक अवस्थित निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फ्रेड वेबर ने प्रतिपादित किया था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।